हेलो। मैं आ गया हूं आपके लिए फिर से एक बार आईएमपी का महाडोज लेके। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स की आईएमपी मैंने आपको दे दी है। आज मैं आपको केमिस्ट्री की आईएमपी देने जा रहा। इसको रटा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा दिल से इसको याद कर लीजिए, रट डालिए, समझ लीजिए, जो करना करिए, बस लगा दो इसको। इसको लगाना ही पड़ेगा आपको। सेक्शन भी अच्छे मार्क चाहिए। इस क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते आप। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 पहला क्वेश्चन होने वाला, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा रे बच्चे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लिखने का दो स्टाइल है। जब भी डिफरेंस पूछा गया है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, एंडो एक्सो। 2 पॉइंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, 2 पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। 2 मार्क्स आपके बन गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रेस्पिरेशन। लो हो गए 2-2 पॉइंट, 2 मार्क आपके पक्के हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, डर जाते हो खाम का। और ये क्वेश्चन आपको कर लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये पूछेगा, जरूर पूछेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान, याद रखे बेटे, ये आएगा। आपको लगता है कि सर इतना आसान क्वेश्चन, पेपर आप इजी बनाने वाले हैं, मॉडरेट भी होता है, हार्ड भी होता है, ठीक है। तो इजी बनाने के लिए ये डाल देंगे और अपन इसको इग्नोर मारते, कहते इतना इजी थोड़ा पूछेगा। अरे क्यों नहीं पूछेगा, 3 साल से तो इतना इजी पूछ रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी आपको वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो अपन लिखेंगे कि भाई साहब गैस इवॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्मेल बदल सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, और क्या क्या, और एक ये तो लिखना ही है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म। ये करना ही हो गए। मैंने चार चेंज 4 ही लिखना है। सेक्शन भी है, 4 चेंज लिखना है। 4 चेंज लिखे, 2 मार्क आपके पक्के हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इन ड्यूरिंग डेली लाइफ, तो ये हो गए 4 चेंज। आगे का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंसिडिटी, एक्सप्लेन द स्टेट दैट रेमेडीज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, तो आपको इसका डेफिनेशन देना है कि रेंसिडिटी क्या है। तो चलिए अपन लगा लेते हैं कि रेंसिडिटी क्या है। व्हेन oil containing food oxidize and produce bad smell, this reaction is called rancidity। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचने के उपाय, हाँ क्या कर सकते हैं आप इससे प्रिवेंट करने के लिए? तो फूड शुड बी क्या, फूड मस्ट बी। देखो शुड भी लिखोगे ठीक है, मस्ट भी लिखो ठीक है, ये कोई ग्रामर का सेशन नहीं है, बट फूड मस्ट बी स्टोर इन एयर टाइट बैग। एक तो ये हो गया। सेकंड प्रिवेंशन क्या लिखोगे आप कि फूड बैग पोर विथ एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट, जैसा कि भाई साहब नाइट्रोजन। तो बैग एयरटाइट बैग में भरना है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको लॉन्ग समय तक चलाना, बहुत लॉन्ग, तो फूड को ऐसी बैग में भरो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी कि नाइट्रोजन। और ये तो एमसीक्यू पूछेगा कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए वो जो एयरटाइट बैग होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बालाजी वगैरह में,
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, ऐसा पूछेगा, क्यों भरी जाती? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन होने देगा नहीं, खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा और क्या बना देगा, ये खुद का ऑक्सीडेशन करके NO2 बन जाएगा, लेकिन आपके फूड को कुछ ना होने देगा। ठीक है, हाँ ठीक, ये करना है आपको। व्हाट इज द डेंसिटी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द साइंटिफिक रीजन फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। साइंटिफिक रीजन देना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज, देखो 2-3 लाइन में लिखना होगा तो पहले अच्छे से लिखो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, कि दिस रिएक्शन occur in presence of sunlight। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, light is absorbed, hence it is called endothermic reaction। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक बोला जा रहा है। तो दैट्स इट। ये प्यारे प्यारे से 4 से क्वेश्चन है, प्यारे है बहुत ज्यादा, आपको कर लेने हैं। क्या इस चैप्टर के कोई और क्वेश्चन है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। और हाँ है, क्या है, तो गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई अ मैग्नीशियम स्ट्रिप मस्ट बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, आपको कैसे लगता है? सिक्स्थ सेंस रे, कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को क्लीन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आप सब जानते हैं ऑल द मेटल फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन इट। जब आप मैग्नीशियम को लोगे, मैग्नीशियम Mg लिख रहे हो ऑलरेडी form oxide layer and become मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम न रखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है और इसको ऑक्साइड का लेयर आपको हटाना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा, उसके बाद ही प्रॉपर बर्निंग होगा, और जब बर्न होगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम स्ट्रिप जब जलता है तो कैसा फ्लेम निकलता है, याद रखिएगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये पाउडर कैसे कलर का होता है, याद रखिएगा, ये पाउडर कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये आपको यहां से लगा देना, ये दोनों एक एक मार्क के आपके क्वेश्चंस होंगे इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड में, ठीक है। चलिए आगे है, ओए होए, बोर्ड का ये लाडला क्वेश्चन है, प्यारा सा है, हर साल पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है और आगे पूछेगा ही पूछेगा। सर क्यों नहीं पूछेगा, लास्ट ईयर नहीं आया था, इस बार आ जाएगा कि एक्स सब्सटेंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। एक्स सब्सटेंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग में एक्स सब्सटेंस यूज हो रहा है और वो सब्सटेंस का नाम बताना है आपको। व्हाट इज द नेम of these substance? The name of these substance जानते हो तो कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, मैं तो जानता ही हूं। वो भाई है कैल्शियम का ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द बैलेंस रिएक्शन, ओके। तो दूसरा ये हो गया कि उसका बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो देखो इसको लिखने का ना एक स्टाइल होता है, मैं जरा सा आपको यहाँ बता दूं। तो पहले वाला का जब आंसर लिख रहे थे आप, शुरुआत में आपका आंसर शीट ये अगर है तो ऐसे लिखेंगे कि भाई आंसर 2, ऐसे अंडरलाइन मारा। उसके बाद ए, उसका आंसर लिख दिया CaO। फिर नीचे लिखना है बी, बैलेंस केमिकल पूछा है तो लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O
कैल्शियम ऑक्साइड को जो पानी में डालते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, प्लस कौन निकलती है, हीट निकलती है, कम्मो नहीं निकलती, कौन निकलती है। चलिए एक और ऐसे लिखना, आपको याद रहे क्वेश्चन नंबर आपको सप्लीमेंट्री के सेंटर में लिखने हैं, और ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, ऐसा लिखेंगे, याद रहा। और ये साइंस है, साइंस को पॉइंट वाइज लिखेंगे, और एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद मिनिमम 3 लाइन छोड़ेंगे। छोड़ो ना, आपका क्या जाता है, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के आंसर में गैप परफेक्ट दिखना चाहिए। समझ में आया? तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क गेन कर सकते बेटा। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ फॉलोइंग करके कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आपको अपनी एक्सरसाइज में जाना है और वहां जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सारे लगाते हैं। इक्वेशंस वाला जो भी ये क्वेश्चंस है, ये वाला ये पूछेगा तो एक्सरसाइज से पूछेगा, टेक्स्ट बुक से पूछेगा, बाहर से नहीं। ठीक है, 12th का रेफरेंस बुक उठा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड है? खैर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है आपके एक्सरसाइज में, वो सारी केमिकल इक्वेशंस आपको लगा देनी है और बस हो गया, अपना काम तमाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर बस करो, कितने क्वेश्चन दोगे एक ही चैप्टर के? ले बस कर दिया। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है चैप्टर नंबर 2? इसके आईएमपी, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव द 2 एग्जांपल। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। देखो लिखने के ऐसे यही स्टाइल है कि डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद 2 एग्जांपल दिए को बोला है तो लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1, फिर लिखेंगे अपन एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 ले लो ना भाई, HCl H2SO4, क्या बनेगा? ले दोनों एसिड ले ले, वाह कमाल हो सर जी। NaOH तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन उठाओ, HCl KOH, क्या बनेगा? KCl प्लस H2। 2 रिएक्शन लिख दी मैंने, ठीक है। डेफिनेशंस लिखने के बाद अगर आप ये सिंपल वाला इक्वेशंस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आईएमपी के साथ साथ मैं आपको सॉल्व भी कराता चल रहा हूं, हो सकता है ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर डाइल्यूटिंग या डाइनिंग लिखा दिया है, फॉर डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कहता है सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते वक्त एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। याद रहे एसिड को कहां डालना है? वाटर में। इंस्टेड ऑफ वाटर बीइंग एडेड टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं, एसिड को ही वाटर में ऐड करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड एडेड टू वाटर दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इट जनरेट अ लॉट्स ऑफ हीट। इफ वी ऐड अ वाटर इनटू द एसिड, अगर वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो इट जनरेट लॉट्स ऑफ हीट एंड द सॉल्यूशन मे बी एक्सपेल आउट, सॉल्यूशन में बी एक्सपेल आउट एंड इट विल हार्म योर सेल। तो ये आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको एसिड को वाटर में डालना, वाटर को एसिड में ऐसा नहीं करते हैं, पागल थोड़ी है। ठीक है सर, ऐसा अगर आपको रीजन नहीं याद रहता नियम बना लो, क्या ये नियम है, रूल्स है, कायदा कानून, ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको साइंटिफिक रीजन देना है छोकरो। आगे नेक्स्ट, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल। देखो एक और रिएक्शन आ गया, ये कहता है कर्ड
और बाकी कोई भी सोर सब्सटेंस हो यानी पिकल्स वगैरह, उसको आप कॉपर और ब्रास वाले वेसल्स में नहीं रख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कर्ड और सोर, इसका मतलब ये इसमें क्या है, एसिड है। और ये भाई साहब कौन है, कॉपर एंड ब्रास, मतलब ये कौन है, तो कहता है ये तो मेटल है। तो क्या होगा, मेटल प्लस एसिड ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। तो जब जब सोर सब्सटेंस को आप ऐसे कॉपर वाले वेसल या तो मेटल में रखते हैं तो मेटल का और एसिड का आपस में रिएक्शन हो जाता है और पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं, और ऐसा कर्ड वगैरह खाने से आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है, इसलिए आपको उसमें नहीं रखना है। दैट्स इट, सिंपल सिंपल आंसर करते चलना है आपको। चलिए मैं आगे चलता हूं। A metal compound A react with the dilute hydrochloric acid to produce the emergencies effervescence of the gas. You will extinguish the burning candle of if one of the compound is a calcium chloride. Then लो कहता है, देखो ये प्यारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि कोई ए है, लो ए किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, चलो करा लेते हैं, और क्या प्रोड्यूस होता है, कहता गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाँ गैस इवॉल्व होता है, लिखा है, ओके। दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है, बोल दिया कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कहते एक तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CaCl2। तो आपको बोलना ये कि कंपाउंड ए कौन सा है, गैस कौन सा इवॉल्व हुआ था, और फिर उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस देनी है। तो सर गैस कौन सा इवॉल्व हुआ होगा, तो यहां पर हिंट तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये रहा कि एक्सटिंग्यूज्ड अ बर्निंग कैंडल, कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्यूज कर देता है, मतलब बुझा देता है रे। तो ऐसा कौन सा गैस है, कहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaCl2 बना है, इसका मतलब क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम है, वो ही नहीं दिख रहे अपने को, तो हो सकता है यहाँ पर अपना ये भाई सब जो है वो कोई और नहीं, CaCO3 यानी अपना कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है और कोई नहीं है। तो देखो व्हाट इज द कंपाउंड, कहता है ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, गैस कौन सा निकला था, कहते हैं ये तो CO2 निकला था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, CaCO3 प्लस HCl प्लस CO2 प्लस CaCl2, दैट्स इट। कितना प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी है लेकिन आराम से कर लोगे आप, आराम से, एकदम मक्खन के माफिक, ठीक। सर चैप्टर 2 और भी है क्या, देखते हैं, मुझे क्या मालूम, सर आप नहीं बनाते PPT, खैर मैं ही बनाता हूं, लेकिन आदमी भुलक्कड़ भूल जाता है रे। देखो चैप्टर नंबर 2 के और भी क्वेश्चंस है, चलिए लगाते हैं, अभी 3 हुए और 3 एक्स्ट्रा है। फर्स्ट, व्हाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शोज द एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। Why do HCl, HNO3 etc. show the acidic character in aqueous solution while the solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ये पूछेगा IMP क्वेश्चंस। कहता है कि HCl और HNO3 इसका तो एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन अल्कोहल जिसमें H होता है, ग्लूकोज जिसमें भी क्या होता है H होता है, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो आपको जस्ट एक सिंपल सी लाइन यहां पर आंसर में होगी कि ऑन द डिसोल्यूशंस इन वाटर, ऑन द डिसोल्यूशन इन वाटर HCl and HNO3 release H plus ion. On the dissolution in water, HNO3 HCl released H plus ion, and this H plus ion is responsible for acidic character, but glucose and alcohol do not release H plus ion on dissolving in water, so glucose and alcohol does not show acidic character। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, आराम से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
When zinc metal is treated with the dilute hydrochloric acid or sulfuric acid, hydrogen gas is evolved, but dilute HNO3, hydrogen gas does not evolve. Why? लो, ये फिर से कहता है कि जब जिंक को ना अपन HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? H2O। तो हम जानते हैं कि भाई साहब जब एसिड और मेटल का रिएक्शंस होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता ही है, तो यहां हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही वाला जिंक जब HNO3 के साथ रिएक्शंस करता है H2 गैस रिलीज नहीं होता है, ऐसा क्यों है? बताओ, साइंटिफिक रीजन दो। तो बस सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है कि HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent. When hydrogen produce in this reaction, it oxidize by HNO3 and convert into, oxidize हो जाएगा, क्या बनेगा? H2O. So when zinc react with HNO3, it produce H2O instead of H2. वो क्या बना देता है? H2O बना देता है। किसकी जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे। क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो हाइड्रोजन्स का ऑक्सीडेशन करके उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा है, आराम से लगा लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, यू मस्ट हैव सीन turn copper vessels being clean while with lemon or sour substance. Why are these substance effective in cleaning vessels? कहता है आप लोगों ने देखा होगा पता नहीं कि जब कभी टर्न कॉपर वेसल, टर्न मतलब कि ऐसा जिसकी शाइन चली गई है, ठीक है, तो शाइन चला गया कॉपर वेसल्स, डल कॉपर वेसल्स को जब कभी लेमन और सोर सब्सटेंस के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये फिर से शाइनिंग करने लगते हैं और ये क्लीनिंग इफेक्टिव है। बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि वैन कॉपर एक कौन है? कॉपर एक मेटल है, यहां लिखता हूं मेटल। सोर सब्सटेंस लेमन, ये कौन है? एसिड है। तो वैन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसके ऊपर जो कोई भी लेयर बन चुका है उस लेयर वहां से हट जाती है हाइड्रोजन के फॉर्म में, और भाई साहब कॉपर वापस से क्या करने लगता है भैया? शाइन करने लगता है, इसीलिए ये इफेक्टिव है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे ठीक है, बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन लगाते हैं। चैप्टर नंबर 3, चलिए। तो 2 स्लाइड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए आप क्वेश्चंस कर लो, रट लो, हो जाएगा। अगर आज तक आपने साइंस नहीं छुआ, पढ़ा नहीं है, जितने क्वेश्चंस देता उतने कर लो। 20 मार्क का है ना अपना सेक्शन बी। ओ पेन ले लो ना सर, क्या करते हो? 20 मार्क का है, जितने भी क्वेश्चंस देता हूं कर लो। 15 अप रहोगे। कितने अप रहोगे? 15। कहते सर 5 मार्क के लो। अरे तूने पूरी जिंदगी में टेक्स्ट बुक हाथ में नहीं लिए तो क्या 20 आउट ऑफ 20 लेगा? अभी 15 भी बहुत है, ठीक है, शुक्रिया मानो भगवान का। आगे चैप्टर नंबर 3, गिव द साइंटिफिक रीजन प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू बी मेक ज्वेलरी। ठीक है, कहता है साइंटिफिक रीजन दो, गोल्ड सिल्वर ये सब ज्वेलरी के लिए काम आते हैं। तो भाई साहब इसके गोल्ड और ज्वेलरी की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है ये कि गोल्ड और ज्वेलरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ जिसकी वजह से वो ज्वेलरी बनाते हैं। पहला, ये गोल्ड एंड सिल्वर, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये भाई साहब ना एकदम लो एक्टिव है। सर लो एक्टिव बोलने से आप इनएक्टिव बोल सकते हैं? हाँ, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर इनएक्टिव मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड एनी अदर नॉन मेटल। ठीक है, दैट्स व्हाई कोरोजन्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इज नॉट टेक्टलेस। तो गोल्ड और सिल्वर में कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, हाँ। सेकंड,
गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल कैसे है? मोस्ट मेलेबल है। इवन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू द 2 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, तो 1 ग्राम से 2 मीटर का लंबा वायर भी बना सकते हैं। मोस्ट मेलेबल है, दूसरी प्रॉपर्टी आपने लिख दी। इजी टू गिव शेप, एनी शेप। तो इसको कोई भी शेप दे सकते हो आराम से, इजी से। 3 कैरेक्टर्स लिख दी, बस फिर लिख देना है कि इसी वजह से ओके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर के वायर, 2 मीटर को क्या हो सकता है? होता है रे, इंसान है, भगवान नहीं है अपन। ठीक है सर, हमसे गलतियां होती है, बड़े डांट देते हो, आपसे होती है तो भगवान नहीं है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। खैर, गिव द साइंटिफिक रीजन। तो ये याद रखिएगा बेटा कि गोल्ड और सिल्वर को ही क्यों यूज करते हैं, ऐसा कुछ भी फाका फौजदारी नहीं करनी है। ठीक है, कि गोल्ड बहुत महंगा है, बहुत कम मिलता है, पीला है तो बहुत सबको पसंद आता है, तो पीली तो बहुत सारी चीजें होती है, पसंद नहीं आती सब, समझे? हाँ, तो पीला है पसंद आएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसे गप्पे ना लड़ाने। तुम्हारा सोशल साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रही, साइंस एंड टेक। खैर, और यहाँ सब्सक्राइब मारो, क्या देख रहे हो आके फाड़ फाड़ के, एमजे साइंस एंड टेक सब्सक्राइब करो अभी अभी, पैसे थोड़ी देने आपको, फी नहीं मांग रहा। गिव द साइंटिफिक रीजंस। एक और साइंटिफिक रीजन। सर कितने साइंटिफिक रीजन देने हैं? साइंस में साइंटिफिक रीजन नहीं दोगे तो और क्या दोगे? हैं? गिव द साइंटिफिक रीजन। सोडियम पोटेशियम, ओहो कोमा करना, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर कीप इमर्ज्ड इन अ केरोसिन। लो, ये क्वेश्चंस तो आएगा, जब मैं पढ़ता था तब भी आया था, आप पढ़ रहे हो तब भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसका तो आना बनता है। ठीक है, हाँ, फिर आगे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा, घर में शादी और भाभी तैयार ना हो, भाभी का तैयार होना तो बनता है रे। खैर, क्यों रखा जाता है? तो आप जानते हो कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर मोस्ट एक्टिव मेटल। ठीक है, इट रिएक्ट vigorously with moist egg and produce lot seed and sometime explode। ठीक है, कहता है पहला पॉइंट वाइज ही जाना, आपको पॉइंट के सिवा लिखना ही नहीं है। पैराग्राफ में आंसर करा, गधा बेवकूफ। मोस्ट एक्टिव मेटल है, पहला पॉइंट है, तो सिर्फ इतना नहीं लिख देना मोस्ट एक्टिव, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा है। आपको लिखना है बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट एक्टिव मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट विगोरसली विथ मोइस्ट एयर। थर्ड पॉइंट, व्हेन इट रिएक्ट विथ एयर it produce lot of heat and exploitations। exploitation नहीं, exploitations अलग हो जाएगा। it exploit, so to prevent it from moist air it keep immersed in kerosene। तो इसको moist air से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से लगाओ एकदम। ठीक है, हाँ, और अपनी आंसर शीट इतनी क्लीन रखो जितनी आप 14 फरवरी को जो पेपर शीट है वो क्लीन रखते हो, समझे क्या? एकदम अच्छे से राइटिंग से सजा के लिखिएगा, तो सजाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, give the scientific reasons। एल्यूमिनियम with concentrated nitric acid does not produce hydrogen gas। फिर से वही आ गया कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। मैं बता चुका हूं कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
जब कभी H2 बनता है ये तुरंत H2O में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए यहाँ हाइड्रोजन की जगह बनता है H2O। ठीक है, चलिए इसमें टाइम वेस्ट न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस है, मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशंस क्या होती है। ये चार है, चार डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से इसमें से कोई दो तो पूछेगा ही। रोस्टिंग क्या है, और क्या है, मिनरल क्या है, कैल्सिनेशंस क्या है। डन, आगे चलता हूं। कौन सी स्लाइड चल रहा है ये, चलिए चैप्टर नंबर 3 में सर और भी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाउ कैन द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, आयरन की रस्टिंग कैसे रोकी जा सकती है, तो ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, पेंटिंग मतलब उसके ऊपर ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है, एंड गैल्वेनाइजिंग। तो ये चार तरीके हैं, इससे रोकी जा सकती है। ठीक है, व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? अरे, मेकिंग जिंक लेयर ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाने वाली जो प्रोसेस है उसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। खैर, ये चार को आपको चार पॉइंट में लिखना है, चार वर्ड है, चार पॉइंट होंगे, 2 मार्क होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट में सब लिख दिया, इसको 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 इसको। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं आलसी कहीं के, बाय आइलिंग, ग्रीजिंग, कौन लिखा है ये, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। एक लाइन में सारा आंसर खत्म। क्यों करना है तुझे, थोड़ा लिखना लंबा सा, 4 पॉइंट में करना, इसको बार बार बताना पड़ता है तुम लोग को क्या। गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल दैट, लो ये तो आपको मेटल के बारे में पूछ रहा कि ऐसी मेटल्स का एग्जांपल दो जो आराम से कट सकती है, कट इजीली विथ नाइफ। वो अपना है सोडियम। गुड कंडक्टर, देखो सोडियम लिखना है, पोटेशियम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। गुड कंडक्टर कॉपर, सिल्वर, 2 लिख दिया। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट लेड, फिर खैर लेड अभी एक याद आ रहा है, तो 2 लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, मिनिमम। सर एक, अरे कंजूसी क्यों करनी है, लिखो ना सर, पीछे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैसेज मारिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते पेपर पूरा सा, अगर पॉसिबल हुआ तो। नेक्स्ट, इन अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, ये अपना Hg मतलब मरक्यूरी, कैन बी मेल्ट ऑन पुटिंग पाम, गैलियम, सीजियम, गैलियम एंड सीजियम हाथ में रख के ही पिघल जाता है, पिघलू कहीं का। खैर हाँ, ओके हो गया ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, आसान है, बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, लोगों को क्या होता है कि पीछे का पढ़ते नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इतना पढ़ते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं, ये मेरे को आता है, अभी छापूंगा इसको, लिखेंगे थोड़ा मेटल नॉन मेटल, क्या करते हैं, इट इज हार्ड नॉट हार्ड, हार्ड नॉट हार्ड, जनरली सॉलिड, जनरली लिक्विड एंड गैस, ये लिखना है। पहले उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी वो लिख हैं कि मेटल सोनोरस नॉट सोनोरस, मेलेबल नॉट मेलेबल, डक्टाइल नॉट डक्टाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर तुझे एक्स्ट्रा इच्छाएं हो रही है कि ये तो मेरे को आता है और लिखूंगा, तो लिख, अब लिख, जनरली इन सॉलिड, जनरली इन गैस, और लिखना है जनरली कैटायन मतलब +2 चार्ज, जनरली एनायन मतलब माइनस चार्ज। +2 नहीं लिखेंगे अपन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लिखना ऐसा होगा कि इट प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, इट प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज आयन, ले हो गया। बट ध्यान से बेटा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल सीधा फिजिकल लिख देना जरूरी नहीं, हो सकता है आदमी पीछे से मजाक कर जाए और फिजिकल प्रॉपर्टी की जगह लिख दे केमिकल प्रॉपर्टी। आपको बोला गया कि मेटल एंड नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर अलग करो, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि भाई साहब मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इसमें भी सेम ही लिखना, सेम, ठीक है। अगर सेम है तो सेम लिखेंगे। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, ये कर दिया। ले 2 पॉइंट हमने हो गए, और कुछ हो, बस 2 ही पॉइंट आ गए। और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन दो हो गया, काम खत्म है, ठीक है। याद रखेंगे, ये तो 1-1 मार्क में भी पूछा जाएगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बताओ बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर बताओ एसिडिक, याद रखेंगे, ठीक है। यस, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में चैप्टर नंबर 4 पे जाते हैं। बहुत सारा प्यारा सा चैप्टर है अपना। ले, ये बार बार पेन लेना भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बोर्ड ढूंढना पड़ेगा कहीं से। वो चैप्टर नंबर 4, स्टेट 4 प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 4 प्रॉपर्टी आपको लिखनी है यहाँ, ठीक है। हाँ, 4 प्रॉपर्टी। कोवेलेंट बॉन्ड, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय द 2 एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करे जाएंगे, शेयर होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, और 1 से कोवेलेंट की प्रॉपर्टी आओ। ओके, नॉट प्रोड्यूस आयन इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो आयंस नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और पेयर बना लेते हैं। शेयरिंग एंड पेयरिंग इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द 2 एलिमेंट एंड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, काम खत्म है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड हेक्सेन, तो ब्यूटेन और हेक्सेन के जितने भी पॉसिबल आइसोमर हैं आपको ड्रॉ करने हैं। अब आइसोमर क्या होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। याद रखे, आइसोमर डेफिनेशन बताया कि मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होगी, मतलब दूर से देखोगे आपको सेम नजर आएगा, लेकिन अगर उसको स्ट्रक्चर देखो तो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइसोमर्स लगाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा वरना हमारा वीडियो लंबा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द डिफरेंस सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस दे दीजिए, ठीक है। गिव द डिफरेंस डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस दे दीजिए। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा, ये क्वेश्चन तो सेक्शन सी में पूछ सकता है। राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है और केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। 2 केमिकल रिएक्शन से लिख दोगे, काम खत्म। अंडरस्टैंड है? आगे बढ़ते हैं। ले, फिर से भूल गया। चैप्टर नंबर 4 की आईएमपी चालू है। व्हाट इज द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड। एक एक एग्जांपल दे दिया, काम खत्म, ठीक है। याद रखेंगे
What are homologous series? Explain with the example. Homologous series, it is a series that differ by the bond CH2 यानी कि by the methyl group. तो ऐसी सीरीज जो सिर्फ और सिर्फ CH2 से अलग हो उसको homologous series कहते हैं. एग्जाम्पल चिपका दो, alkane, alkene, alkyne. ठीक है. Okay. Explain the formation of the scum when the soap solution reacted with the hard water. तो scum कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, याद रखें. ये वाला क्वेश्चन लगा लेना. ठीक है. आईएमपी तो है ही है, सजेशन भी है, लगाना. इसको पूछेगा, आया नहीं है 2 साल से, इसको पूछा नहीं गया कि स्कम कैसे बनता है हार्ड वाटर के साथ, लेकिन इस बार हो सकता है पूछ ले. हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपको, कार्बन. ठीक है, ऐसा. ठीक. बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है एग्जाम्पल के साथ समझाओ, काम खत्म है. करना ये डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा ही. देखो लास्ट तो नहीं पूछे, लास्ट 2 साल से ऐसा डॉट स्ट्रक्चर आया नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस साल शायद आ जाए. समझे आप बात को? तो इस तरीके से और कोई स्लाइड हमारे पास यहाँ बचती नहीं है. इसका मतलब केमिस्ट्री की आईएमपी खत्म. तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस है, सारे आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी. इसको तो करना ही पड़ेगा. इसको करने के बाद अगर आपके पास समय है तो और भी करिए. अगर आप 80 में से 80 लाना चाहते हो तो सिर्फ ये काफी नहीं होगा. ये है आपको 60 तक पहुंचा सकता है. 20 मार्क कवर करने हैं आपको, और भी करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहां तक रखते हैं और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा. हो सके कमेंट करो, आपको जो भी वीडियो चाहिए उसकी कमेंट करो. आपको एसएस के आईएमपी चाहिए कमेंट करो. ठीक है, आपको जो भी डिफिकल्टी है कमेंट करें, मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए. बस, थैंक यू.